नमस्कार, कानपुर वार्ता में आपका स्वागत है। कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट ठीक लगे तो शेयर भी कीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कांग्रेस पार्टी की दिशा और दशा की। तो पहले हम शुरू करते हैं कांग्रेस पार्टी की दशा से। तो जो कांग्रेस पार्टी की वर्तमान में दशा है, वह यह है कि पार्टी उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल जैसे बड़े राज्यों से लगभग समाप्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश और बंगाल में तो लगभग है ही नहीं, जनाधार बिल्कुल नहीं बचा है। और बिहार में भी उसका कोई जनाधार नहीं है। केवल राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग के चलते उसको कुछ सीटें मिल जाती हैं। बाकी आप देखें तो अगर हम बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के ज़्यादातर राज्यों से पार्टी लगभग समाप्ति की ओर है। ज़्यादातर राज्यों में बहुत ही कमज़ोर स्थिति में है। आप अगर उत्तर से देखना शुरू करें तो जम्मू कश्मीर में लगभग खत्म हो चुकी है। हिमाचल प्रदेश में कुछ हद तक पार्टी ने अपना वजूद बनाया हुआ है। उत्तराखंड में कुछ वजूद है। दिल्ली में पूरी तरह से समाप्त हो गई है। पंजाब में थोड़ी सी स्थिति ठीक है। बाकी के राज्यों में चूंकि वहां कोई दूसरे क्षेत्रीय दल नहीं है, जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तो उसके चलते पार्टी वहां केवल सरवाइव कर रही है। जिस दिन वहां पर कोई नया क्षेत्रीय दल उभर कर सामने आ गया तो आप विश्वास मानिए कि कांग्रेस पार्टी समाप्ति की ओर वहां भी बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें पूर्व और पश्चिम की, तो पूर्व में जैसा मैंने बताया आपको, बंगाल में तो खत्म हो ही चुकी है। पूर्वोत्तर में भी स्थिति बहुत कमजोर है और उड़ीसा जैसे राज्य में भी पार्टी ने लगभग खुद को स्वयं समाप्त कर लिया है। असम में यद्यपि कुछ जनाधार उसका बचा हुआ है, लेकिन वह इतना नहीं है कि वह सत्ता में आ जाए। पश्चिम की अगर बात करें तो राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर वह थोड़ी मजबूत है। बाकी राज्यों में अगर आप जाएंगे तो गुजरात पूरी तरह से उसके हाथ से निकल चुका है और अब तो लगभग 30 साल हो गए हैं पार्टी वहां सत्ता में नहीं आई है। लोकसभा चुनावों में भी बुरी तरह से हारती है। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में जहां 10 साल पहले तक पार्टी बहुत मजबूत हुआ करती थी, वहां भी स्थिति अब इतनी कमजोर हो गई है कि शिवसेना का उद्धव गुट, जिसकी हैसियत अब कुछ भी नहीं बची है, वह कांग्रेस पार्टी को धमका रहा है लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग के लिए। इससे आप अंदाज लगा लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। अब अगर हम बात करें दक्षिण की, तो दक्षिण में कर्नाटक को छोड़कर बाकी राज्यों में पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। तेलंगाना में तो इस बार जो एक कहावत होती है कि अंधे के हाथ पटेर लग जाना, उस तरह की कुछ स्थिति हो गई है। अदरवाइज दक्षिण के ज़्यादातर राज्यों में पार्टी बेहद कमजोर स्थिति में है, चाहे वह आंध्र प्रदेश हो, चाहे तमिलनाडु हो। जहाँ तक केरल की बात है, तो केरल में अगर आप बात करेंगे केवल कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी अकेले में उतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि केरल की राजनीति बड़ी अलग तरह की है। वहाँ बहुत छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हैं जिनका प्रभाव एक एक दो दो जिलों में है और वह उतनी ही राजनीति करते हैं। तो वहाँ पर गठबंधन चलते हैं, जिसमें से एक गठबंधन यूडीएफ नाम से चलता है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, और दूसरा है एलडीएफ। तो उन छोटे छोटे दलों के सहयोग से कांग्रेस को कुछ मजबूती मिल जाती है। तो कुल मिलाकर जो पार्टी की दशा है वह वास्तव में बहुत अच्छी नहीं है। अब अगर हम बात करें पार्टी की दिशा की, दिशा से पहले एक चीज और बात कर लेते हैं, वह है कि आखिर इस दशा को पार्टी प्राप्त क्यों हुई। तो उसके पीछे एक बड़ा कारण है, ज्यादातर जो कांग्रेस के क्षेत्रीय छत्र थे उनका पार्टी से बाहर हो जाना। आप
अनेक राज्यों में देख लीजिए, उसके जो बड़े नेता थे, चाहे वह असम में रहे हों, चाहे वह पश्चिम बंगाल में रहे हों, बिहार में तो लंबे समय से पार्टी बहुत कमज़ोर स्थिति में है, उत्तर प्रदेश का भी कमोबेश यही हाल है। जो कुछ 4 से 10 नेता थे, वह भी पार्टी छोड़कर चले गए और ज़्यादातर भाजपा में सम्मिलित हो गए। यही हाल आप मध्य प्रदेश में देखेंगे। कुछ ऐसा ही हाल उसका पंजाब में भी हुआ है। अब जो आने वाले लोकसभा चुनाव हैं, उसमें टेस्ट होगा कि पंजाब में पार्टी कितनी मजबूत है या कितनी कमज़ोर हो गई है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह आती है कि पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, वह बहुत कमज़ोर हो गया है। पार्टी में केंद्रीय नेतृत्व का सच पूछिए तो अभाव है। राहुल गांधी पिछले लगभग 10 साल से पार्टी को चला रहे हैं। वहाँ पर अध्यक्ष कोई भी रहा हो, चाहे सोनिया गांधी रही हों, चाहे खुद राहुल गांधी रहे हों और चाहे अब मल्लिकार्जुन खड़गे हों। लेकिन पार्टी के एकमात्र नेता राहुल गांधी हैं। एक बुलबुला उठा था प्रियंका गांधी के नाम का। तो प्रियंका गांधी के लिए इस तरह की एक जो उनका मित्र मीडिया है, उसने एक माहौल बनाया था कि प्रियंका गांधी मैदान में आ जाएंगी तो कांग्रेस पूरी तरह से बदल जाएगी और भाजपा को जो है बहुत कड़ी टक्कर देंगी। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। जब प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी में महासचिव बनी और उनको पूरे उत्तर प्रदेश का प्रभार न देकर के केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभार दिया गया, तो नतीजा यह हुआ कि जिन 2 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी 2014 में चुनाव जीती थी, उनमें से भी एक सीट हार गई। कहने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के देखरेख में था, लेकिन वास्तव में प्रियंका गांधी को केवल 2 सीटों पर काम करना था, अमेठी और रायबरेली, जिसमें से अमेठी सीट भी प्रियंका गांधी ने कांग्रेस को हरवा दी। ऐसा नहीं कि जानबूझ के हरवा दी। कहने का मतलब यह है कि उनके अंदर भी कोई ऐसा नेतृत्व कौशल नहीं दिखाई पड़ा। राहुल गांधी का तो खैर कहना ही क्या है। बंदा एक भी स्टेटमेंट ऐसा नहीं देता है जिससे पार्टी में 10, 20, 50 वोट बढ़े। जब भी बोलेगा कुछ ना कुछ वोट कम कर देगा पार्टी के। तो अगर ऐसे व्यक्ति के हाथ में आपकी पार्टी का नेतृत्व होगा तो पार्टी की दशा खराब ही होनी है। अब बात कर लेते हैं पार्टी की दिशा की। दिशा मतलब पार्टी जा किस ओर रही है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि कांग्रेस पार्टी को माना जाता था कि वह एक मध्यमार्गी पार्टी है। न तो वह वामपंथी विचारधारा के साथ चलती है और न दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ चलती है। एक उसने मध्य मार्ग अपनाया हुआ है और उसमें भी थोड़ा सा माना जाता था कि वो तब मध्य से थोड़ी सी वामपंथ की ओर ही है। लेकिन वह जो विचारधारा थी, वह जो नीतियां थी, उसे देश का जो जनमानस है वह स्वीकार कर रहा था। उसको लगता था कि ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है या थोड़ी बहुत कमी है तो उसे बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पिछले कुछ समय से मध्य से खिसक कर पूरी तरह से वामपंथ की ओर चली गई है, आप उसके स्टेटमेंट देखिए, आप उसकी नीतियां देखिए, उसके नेताओं के आचरण आप देखिए, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से वामपंथ की ओर चली गई है। तो पहला तो उसकी दिशा में परिवर्तन ये हुआ है कि उसने मध्य मार्ग को छोड़ दिया है और वामपंथ की ओर बढ़ गई है। दूसरा है कि पार्टी ने जब से सत्ता में बाहर हुई है, सत्ता से बाहर हुई है, तब से एक नियम बना लिया है सरकार का अंध विरोध करने का, कि विपक्ष सरकार का विरोध करने के लिए ही होता है। सरकार की जो नीतियां हैं उनमें जो खामियां हैं उनको उजागर करने के लिए होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे मुद्दों को उजागर करने में लगभग नाकाम रही है, या यूं कह लें कि जनमानस में ऐसे मुद्दों को उभारने में लगभग नाकाम रही है जो वास्तव में सरकार की नाकामी या सरकार की कमजोरी या सरकार की विफलता को दिखाते हैं। कांग्रेस जब भी राजनीति करती है, जो भी बयानबाजी करती है, वह उन मुद्दों पर करती है जो जनता के लिए नॉन इश्यू होते हैं। तो एक तो नॉन इश्यू को आप लेकर के आते हैं और दूसरा यह कि सरकार कोई भी स्कीम लेकर के आए, वह चाहे कितनी भी अच्छी हो,
कितनी भी बुरी हो, आपको हर बात का विरोध करना है। अब ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे अभी हाल में ये कल का ही आप ले लीजिए कि 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। अब उस नियुक्ति में सरकार ने एक नियम बनाया, जो पहले था ही नहीं। जो उससे पहले जो सरकारें चुनाव आयुक्तों की जो नियुक्ति करती थीं, वह पूरी तरीके से मनमाने ढंग से कर रही थीं। भारत में कोई नियम नहीं था चुनाव आयुक्त की नियुक्तियों का। इसको लेकर के कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक तात्कालिक व्यवस्था दी कि जब तक सरकार कोई नियम नहीं बनाती है, तब तक एक कमेटी होगी, उस कमेटी में प्रधानमंत्री होंगे, नेता प्रतिपक्ष होंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, जो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेंगे। लेकिन वह कोई फाइनल डिसीजन नहीं था। उसमें यह था कि सरकार एक नियम बनाए, इसको लेकर के कानून बनाए। सरकार संसद से एक कानून पास करा के लाई और उस कानून में सरकार ने 2 तरह की कमेटियां बनाई। पहली एक रिसर्च कमेटी, जो एक पैनल तैयार करेगी उन लोगों का जिनमें से किसी को चुनाव आयुक्त चुना जाएगा। दूसरी कमेटी जो नियुक्ति के लिए बनाई गई, तो जो नियुक्ति की कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री होंगे। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल का कोई एक वरिष्ठ मंत्री होगा और तीसरे लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता होगा। उस कमेटी की कल बैठक हुई। बैठक में 2 चुनाव आयुक्त चुने गए, उनकी नियुक्ति कर दी गई और उसको लेकर के जिस तरह से अधीर रंजन ने बयानबाजी की, वह सिवा अंध विरोध के कुछ नहीं है। भाई, आपको पता है कि जब नियुक्ति सरकार को ही करनी है, एक नियम जो बना हुआ है, उसको लेकर के लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन कर, जो याचिका लेकर के गए थे, उस याचिका को एंटरटेन करने से मना कर दिया था। तो जो नियम है, नियुक्ति उसी के आधार पर होनी, लेकिन आपको अंध विरोध करना है। तो ये लेटेस्ट उदाहरण है, इसलिए मैंने इसका कहा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। इसके बाद तीसरी चीज, जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, उन पर कांग्रेस के जो स्टेटमेंट होते हैं वह अराजकतापूर्ण होते हैं। जो व्यवहार पार्टी की तरफ से होता है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पूरी तरीके से समर्थक हो गई है अराजकता की। आप चाहे 370 का इशू देख लें, 370 के साथ 35A था। चाहे आप राम मंदिर का इशू देख लें, जबकि राम मंदिर के इशू में सरकार का कोई बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था। चाहे आप इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के देख लें, चाहे आप जो कोलिजियम सिस्टम के विरुद्ध एक सरकार कानून लेकर के आई थी, जिसमें एक आयोग बनाया जाना था जो जजों की नियुक्ति करता, पहले सरकार का समर्थन किया और बाद में उसके विरोध में खड़ी हो गई। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं। बात सीमा सुरक्षा की हो, वहां पर भी आप इसी तरह का व्यवहार करते हैं। तो ये जो अराजकतापूर्ण व्यवहार पार्टी ने करना पिछले काफी लंबे समय से शुरू किया है, तो वह भी उसकी भटकी हुई दिशा को ही बताता है। इसके बाद आ जाते हैं कि जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं से पार्टी का कोई सरोकार नहीं रहा है। जन भावना अगर पूर्व की ओर जा रही होती है, तो पार्टी पश्चिम की ओर जा रही होती है। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आम जन क्या चाहता है या देश का बहुमत क्या चाहता है। देखिए, कोई भी सरकार हो, उस सरकार के लिए 100% आबादी को संतुष्ट करना असंभव होता है। 50% को भी संतुष्ट कर ले तो वह भी बड़ी बात होती है। विपक्ष का काम है कि जो असंतुष्ट लोग हैं उनकी आवाज बने, लेकिन कांग्रेस उनकी आवाज नहीं बन पा रही है, क्योंकि जब भी वह मुद्दे उठाती है तो ऐसे उठाती है जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं होता है। आप महंगाई पे बात करने जाते हैं, ट्विटर पे आप खेलते हैं ट्वीट ट्वीट,
तो ट्वीट ट्वीट खेलने से तो नहीं होने वाला ना। अगर आप महंगाई को मुद्दा बनाते हैं तो आप उन चीज़ों को लेकर के आइए, उन चीज़ों की महंगाई पर बात कीजिए जो जनता को सीधे-सीधे प्रभावित कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। अब अगर आप पेट्रोलियम की अगर बात कर लें, पेट्रोल और डीज़ल को ही आप ले लीजिए। पेट्रोल, डीज़ल की कीमतों को लेकर के आप महँगाई की बात करते हैं, तो 2013 में एक समय था जब पेट्रोल की कीमत बढ़ करके लगभग 83-84 रुपए पहुंच गई थी, 83 रुपए कुछ पैसे। तो मैंने खुद खरीदा है कानपुर में। और बाद में आपने कुछ उपाय किए, पेट्रोल की कुछ कीमत गिराई, फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के रेट गिर गए, कीमत और ज़्यादा गिर गई। नई सरकार आई, उसने उसका लाभ उठाया। आज जो पेट्रोल की कीमत है, या यूँ कह लें कल तक जो थी, आज तो 2 रुपए रेट और गिरा दिया है, तो उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 96 रुपए प्रति लीटर थी। अब जनता कंपेयर करती है कि 10 साल पहले आप पेट्रोल दे रहे थे 75 रुपए, 76 रुपए या 74 रुपए, घटता बढ़ता रहता था। और बीच में लगभग 15-20 दिन के लिए एक समय ऐसा भी आया था जब पेट्रोल 83 रुपए, 84 रुपए लीटर तक बिक रहा था उत्तर प्रदेश में। तो जनता कंपेयर करेगी तो उस 75, 78 या 83, 84 से करेगी। तो उसको लगता है कि यार 10 साल में अगर 10 रुपए बढ़ गए या 20 रुपए बढ़ गए तो कौन सी बड़ी बात हो गई। आपने तो 10 साल में कीमतें 2.5 गुनी कर दी थी। तो आप जो इशू लेकर के आते हैं, आप दाल का इशू लेकर के आइए, सब्जी का इशू लेकर के आइए, कपड़े का इशू लेकर के आइए, ऐसी बहुत सारी चीजें, उन पर आप बात नहीं करना चाहते। एक तरफ आपके बयान महंगाई बढ़ाने वाले होते हैं, आप कहते हैं किसान को आप गारंटी दे दीजिए एमएसपी की। अब सोचिए कि अगर एमएसपी की गारंटी दे दी जाए हर फसल पे, तो जो आम आदमी है, जो अनाज खरीद कर खाता है, जो तेल दाल सब खरीद कर खाता है, उसके लिए कितना महंगा हो जाएगा। उस महंगाई से जो कमर टूटेगी, क्या सरकार उस विरोध को, या कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कहता कि बीजेपी की सरकार, मतलब सरकार से मतलब कोई भी सरकार, कल को अगर कांग्रेस सरकार में आ जाती है तो क्या सरकार उस महंगाई से उपजे विरोध को झेल पाएगी? शायद नहीं। तो इन सब चीजों पर पार्टी कभी ध्यान ही नहीं देती, जबकि दूसरे लोग, या यूं कह लें कि जो उनका विपक्ष है यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी, वह जनता को इन चीजों को समझाने में कामयाब हो जाते हैं। तो ना तो आप जन भावनाओं के साथ में है, ना जन आकांक्षाओं के साथ में है। इसके अलावा जो सरकार गरीब लोगों के लिए या आम जनता के लिए कुछ योजनाएं चलाती है, जिनमें वह, जैसे मान लीजिए सस्ता खा भोजन है, तो अभी तो फ्री ही चल रहा है कि फ्री राशन दे रहे हैं। तो जब सरकार देश की लगभग 55% या यूं कह लें कि 60% मान लीजिए कि 60% आबादी को एक सहयोग दे रही है कि 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह मुफ्त में दे रही है, तो आप उसका मजाक बनाते हैं। जिन लोगों को, खासतौर से ऐसे लोग जिनको उसकी आवश्यकता है, तो वो जब आपके स्टेटमेंट सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि आप हमारी तौहीन कर रहे हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि वो आपके साथ खड़े होने को तैयार नहीं होते। जो कांग्रेस का थिंक टैंक है, जो कांग्रेस के लिए रीति नीति आजकल बना रहा है, उसमें ऐसा लगता है कि पूरी तरीके से वामपंथियों का कब्जा हो गया है। कुछ तो ऊपर से ही दिखते हैं और कुछ जो अंदर खाने होंगे। तो आप हिंदू विरोधी स्टेटमेंट देंगे, आप राष्ट्र विरोधी स्टेटमेंट देंगे, आप संस्कृति के विरुद्ध जाएंगे, आप धर्म के विरुद्ध जाएंगे। तो ये सारी चीजें जब आप करते हैं तो आपके साथ कोई जुड़ता नहीं है, कोई ना कोई कटता ही है। भाई आप मान लीजिए, आप अभी खड़े होकर के इस्लाम धर्म के विरुद्ध 4 बातें कह दें, तो उससे क्या होगा? क्या कोई आपके साथ जुड़ेगा? कोई हिंदू आएगा आपके साथ? कोई सिख आएगा आपके साथ? बिल्कुल नहीं आएगा। होगा यह कि कुछ ना कुछ इस्लाम से के मानने वाले वो आपसे कट जाएंगे। और जो कुल मिलाकर बात आती है वह यह है
कि कांग्रेस पार्टी ने जो विचारधारा अपना रखी है वह वर्तमान में अराजक और राष्ट्रघाती है। तो अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो मैंने थंबनेल लगाया है उसमें लिखा है राष्ट्रभक्ति से राष्ट्रघात तक। आप याद कीजिए इंदिरा गांधी को। जो लोग थोड़े मदराज होंगे तो वो जानते हैं कि इंदिरा गांधी में बाकी चाहे कुछ भी हो, लेकिन राष्ट्र प्रेम इतना था कि वह किसी भी तरह से राष्ट्र को टूटता हुआ नहीं देख सकती थी। जबकि राहुल गांधी में इस बात की बहुत ज्यादा कमी है। मुझे नहीं समझ में आता कि उनको कौन सजेस्ट करता है इस तरह के स्टेटमेंट देने के लिए। किन लोगों के चुंगल में वो फंसे हुए हैं, चुंगल में फंसे भी हैं या उनकी अपनी जो समझ है वह ऐसी ही है। इंदिरा गांधी में तानाशाही हो सकती है, लेकिन राष्ट्र को लेकर के उन्होंने कभी कोई समझौता नहीं किया। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लंबा समय निकल जाने के बाद सामने आती हैं। तो अभी हाल में एक चर्चा इस तरह की सामने आई है कि जो रॉ बनाया था इंदिरा गांधी ने, तो इंटेलिजेंस एजेंसी जो केवल अंतर्राष्ट्रीय चीजों को देखती थी, जब 77 में मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उस रॉ के साथ उस सरकार ने जिस तरह की गलतियां की, या यूं कह लें कि प्रधानमंत्री की गलती से जिस तरह का नुकसान रॉ को हुआ, हमारे बहुत सारे जासूस, अब जासूस कोई चलते फिरते लोग तो होते नहीं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो पाकिस्तान में मारे गए। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या जाना नहीं था? उस समय पे जाना था। उन्होंने उस समय पे इस तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जबकि राहुल गांधी अगर कोई छोटा सा भी ऐसा मैटर हो जाता है तो उसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने उठाने से नहीं चूकते हैं। तो ये फर्क है राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रघात का। तो एक समय पर जो कांग्रेस राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हुआ करती थी, आज वह राष्ट्रघात तक करने में कतई संकोच नहीं कर रही है। वर्तमान में जो कांग्रेस की दिशा है वह तो चिंताजनक है ही, लेकिन जो दशा है वह इसलिए चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा इकलौती ऐसी पार्टी है जो पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है। कांग्रेस का इस तरह से कमजोर होना निश्चित रूप से भारतीय राजनीति और भारत की राष्ट्रनीति दोनों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। आज की वार्ता में इतना ही। आपसे एक बार फिर से अनुरोध है कि कृपया इस चैनल को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।